हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर फ्रेंडली स्टडी हब। मैं हूं आराधी और आज हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। ये कोई कैजुअल बातें नहीं है, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना, मतलब रिसर्च का सबसे बड़ा फाउंडेशन। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा सॉस जैसा है। रिलेटेड है पर बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप इग्नू स्टूडेंट हो, MES 011 या MES 012 का वीडियो देख चुके हो तो आपको पता होगा कि मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिलेटेबल एग्जांपल्स देने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो या फिर अगर आप रिसर्च के बारे में क्यूरियस हो तो स्टिक करो, क्योंकि आज के बाद आप समझ जाओगे कि ज़्यादातर रिसर्चर्स फेल क्यों होते हैं, और वो भी बहुत शुरुआत में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, फाइव दिस मैटर्स। एक चीज समझ लो, पहले एक बुरा रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करना। पता है उसके बाद क्या होता है? समझते हो ना? जब आप घर की फाउंडेशन ही ठीक से नहीं रखते तो बाकी सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। देखो, एक रिसर्चर था जो टेक्नोलॉजी के असरत एजुकेशन पर लिखा, बिल्कुल ही जेनेरिक, है ना। 2 साल बाद उसके पास हजारों पेजेस थे, पर पता क्या था? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ही गलत था। लेकिन एक दूसरा रिसर्चर था जिसने कहा एआई चैटबॉट स्टूडेंट्स के ऐसे राइटिंग स्किल्स को कैसे इफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स दिल्ली स्कूल्स में। अब ये स्पेसिफिक है। डिफरेंस देखें, मतलब एक रिसर्चर को स्टार्ट करने से पहले आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ऑब्वियस लगता है, पर भाई साहब काफी लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो दो टाइप्स के रिसर्च प्रॉब्लम्स मिलते हैं, ठीक है। पहली चीज जो समझनी है, रिसर्च प्रॉब्लम दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में, जैसे एंसेंट इंडिया टेक्स्ट में नॉलेज के सोर्सेज क्या है, या टीचर ट्रेनिंग कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में। बेसिकली ये सब चीजें, ये चीज क्या है पूछ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड होता है रिलेशनशिप्स के बारे में। पहला था स्टेट ऑफ थिंग्स, सेकेंड है रिलेशनशिप्स। जैसे क्या सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के फोकस को अफेक्ट करता है, या टीचर मोटिवेशन और स्टूडेंट परफॉर्मेंस में क्या कनेक्शन है, ये उस चीज को कैसे अफेक्ट करता है पूछ रहा है। और एक एग्जांपल देती हूँ। एपिस्टेमोलॉजिकल रियलिटीज इन द पंचतंत्र, ये पहला टाइप है। ये नॉलेज के सोर्सेज डिस्कवर कर रहा है। लेकिन अगर आप पूछेंगे टीवी देखने से बच्चों की वैल्यूज कैसे चेंज होती है, तो ये दूसरा टाइप है, क्योंकि आप रिलेशनशिप देख रहे हो, चीजों के बारे में देख रहे हो, चीजों के बीच में, जैसे टीवी देखना और वैल्यूज। अब रिसर्च दो तरह के हो सकता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटेटिव यानी गहराई से समझना, जो कि इंटरव्यूज। क्वांटिटेटिव एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इंडक्टिव टीचिंग डिडक्टिव टीचिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है स्टूडेंट लर्निंग के लिए, क्वेश्चन मार्क। क्वालिटेटिव एग्जांपल क्या हो सकता है? मल्टीकल्चरल स्टूडेंट्स को इंडियन कॉलेजेस में कैसा एक्सपीरियंस होता है। दोनों वैलिड है। प्रॉब्लम टाइप सिर्फ ये गाइड करता है कि आप उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है। ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। तो अब बात करेंगे रियल क्वेश्चन की, ये रिसर्च प्रॉब्लम्स एक्चुअली आते कहाँ से हैं। नए रिसर्चर्स सोचते हैं कि ये सिर्फ इंस्पिरेशन से आते हैं, जैसा रिसर्च गॉड्स ने भेज दिया, ठीक है। नहीं भाई, 5 सॉलिड सोर्सेस होते हैं जहाँ रिसर्च प्रॉब्लम्स घुसते हैं, बस आपने ढूंढना है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब मास्टर्स कर रही थी, डिसर्टेशन लिख रही थी, तो उस टाइम हमारा एक सेमेस्टर था सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन बनाना एंड फिर उसका प्रपोजल बनाना। और जब हमारा वाइवा चल रहा था, वहां पे भी उनका मेन फोकस था कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, सही से हम फॉर्म किए हैं या फिर नहीं। पहला सोर्स है थ्योरी। मान लो आप मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ रहे हो, एक रिसर्च प्रॉब्लम मिल गया। आप पूछ सकते हो, क्या मास्लो का थ्योरी एक्चुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, या पहली बार कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के सेफ्टी नीड्स उनका लर्निंग कैसे अफेक्ट करते हैं। थ्योरी बेसिकली किसी के स्मार्ट थिंकिंग होती है दुनिया के बारे में। आप उसका टेस्ट करते हो, जैसे क्या बेसिक टीचिंग मॉडल एक्चुअली टीचर परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। ये थ्योरी आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। सेकंड हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो कि सेकंड सोर्स है। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है। आप क्लास ले रहे हो और आपने नोटिस किया मे बी इंट्रोवर्ट बच्चे रिटन एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में शर्माते हैं। बूम, रिसर्च प्रॉब्लम बन गया ये आपका। ये आप पेरेंट हो और देखा कि जब बच्चे होमवर्क करते हैं रेगुलर, वो एग्जाम्स में लेस स्ट्रेस्ड होते हैं, फिर से रिसर्च प्रॉब्लम बन गया।
कॉलीग्स के साथ बातें, सेमिनार्स में जाना, एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स के साथ काम करना, ये सब आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देते हैं जो रिसर्च के लायक है। थर्ड आता है हमारा डिस्कशन। याद है ना जब आप स्टॉक थे और एक फ्रेंड ने कुछ कहा जो सब कुछ क्लियर कर दिया? ये है डिस्कशन का पावर। जब रिसर्चर्स एक साथ बैठते हैं और ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, मैजिक होता है। आपके माइंड में एक बहुत ही जेनेरिक प्रॉब्लम था, पर उसके साथ डिस्कशन से वो शार्प हो जाता है, साफ हो जाता है। डिस्कशन से ये भी पता चलता है क्या ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, क्या ऑलरेडी किसने रिसर्च कर चुका है, फील्ड में क्या गैप्स है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसैटिस्फेक्शन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डिसैटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? ये फीलिंग जो कुछ मिसिंग है या फिर कुछ गलत है। ये एक्चुअली रिसर्च प्रॉब्लम का गोल्ड माइन होता है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो और कुछ अडप नहीं होता। आप एक टीचिंग प्रैक्टिस देख रहे हो और थ्योरी से मैच नहीं हो रहा है। ये डिस्कम्फर्ट है, ये अनइजीनेस है। ये सब आपको बता रहा है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है जो रिसर्च के लायक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एजुकेशन में आ गया और रिसर्चर्स को डिससेटिस्फेक्शन है क्योंकि ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल्स फुल्ली टेक्नोलॉजी को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और ये डिससेटिस्फेक्शन एक्साइटिंग रिसर्च ड्राइव कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेचर। आखिर में लिटरेचर पढ़ना और ज़्यादा पढ़ना। जब आप देख रहे हो कि पहले से क्या रिसर्च हो चुका है तो गैप्स दिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस दिखते हैं अलग अलग रिसर्च फाइंडिंग्स में, क्वेश्चंस दिखते हैं जिनके जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज जैसे सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट्स, एजुकेशनल जर्नल्स, ये सब ट्रेजर ट्रोव से इंस्पिरेशन और अवेयरनेस दोनों का आपको पता चलता है कि क्या ऑलरेडी हो चुका है और क्या नहीं। फिर प्रॉब्लम से रिसर्च तक का सफर। ओके, डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसको हमें पहले डिफाइन करना है। तो आपने अपना प्रॉब्लम एरिया ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आता है ट्रिकी पार्ट, उसको प्रिसाइसली डिफाइन करना और रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना। आपने एरिया ढूंढ लिया कि आपको किसके ऊपर करना है, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आपका वो फिक्स हो गया। तो आपके पास एक ह्यूज मेसी पाइल ऑफ क्ले है और अब आपको उससे एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर बनाना है। अपना प्रॉब्लम डिफाइन करो। प्रॉब्लम को डिफाइन करना मतलब उसके अराउंड एक फेंस लगा देना। आप बेसिकली कह रहे हो ये पढ़ूंगा या फिर ये नहीं पढ़ूंगा। जैसे इंस्टेड ऑफ एजुकेशन में क्या गलत है, आप कह दो कोलैबोरेटिव लर्निंग मैथ्स का 8th ग्रेड स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे इफेक्ट करता है। देखो, फेंस लगा दिया। सेकेंड आता है हमारा डीलिमिटेशन। बाउंड्रीज सेट करना होता है यहाँ पे। अब आप स्पेसिफाई करते हो कि क्या इनसाइड है और क्या आउटसाइड। वेरिएबल्स आप क्या मेजर कर रहे हो। एग्जाम्पल में कोलैबोरेटिव लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दे देना। सैंपल कौन लोग, 8th ग्रेड स्टूडेंट्स या फिर 10th ग्रेड स्टूडेंट्स, जो आपका सैंपल होगा। लोकेशन कहाँ, दिल्ली स्कूल्स में। टाइम कब, 2024 से 2025 एकेडमिक ईयर। टूल्स कैसे मेजर करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आप ज़्यादा काम पे तान नहीं लेते। ठीक है, तब समझ गए कि आपको क्या क्या रखना है डिलिमिटेशन में। वेरिएबल्स हो गया, लोकेशन हो गया, सैंपल हो गया, टाइम हो गया, टूल्स हो गया। ठीक है, फिर स्टेप 3, अपना रिसर्च क्वेश्चन लिखो। हम्म, अब आप एक्चुअल क्वेश्चन लिखते हो और 3 पॉपुलर फॉर्म्स होते हैं क्वेश्चन फॉर्म। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग स्टूडेंट्स को कैसे बेटर सीखने में मदद कर सकता है। रिलेशनशिप फॉर्म, कौन कौन से साइकोसोशल फैक्टर स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। कंपैरिजन फॉर्म, क्या इंडक्टिव टीचिंग डिडक्टिव टीचिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करने में। तीनों वैलिड है, आप चूज करो जो आपका प्रॉब्लम के साथ फिट करे। ठीक है, तो आपने रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहे हो। फाइनलाइज करने से पहले ये गोल्डन रूल्स याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, क्लियर एंड रिसर्चेबल। ठीक है, then based on theory and not just opinion and values, help plan the study and collect useful data, useful for others not just the researchers, should be practical and possible with available resources। इसकी कुछ examples हैं। Objectives है to guide research toward finding solutions, to contribute to knowledge, remove personal bias and insert scientific method, to help design the study and interpret results। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपका रिसर्च क्वेश्चन मस्ट एक्सप्लेन करे वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप। गलत, इलिटरेसी क्या है, सही, फैमिली एजुकेशन लेवल स्टूडेंट लिटरेसी को कैसे अफेक्ट करता है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, एक गलत का एक सही का। सेकेंड रूल क्या है,
स्पेसिफिक रहो, जेनरिक मत रहो। गलत क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं? सही एग्जाम्पल क्या है? अटेंडेंस रेट और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या रिलेशनशिप है 10th ग्रेड साइंस में? नेक्स्ट रूल, मेक श्योर इट्स रिसर्चेबल। ठीक है, यहाँ पे गलत एग्जाम्पल क्या रहेगा? क्या टीचिंग सबसे बेस्ट प्रोफेशन है? ये बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं लग रहा, बट सही एग्जाम्पल क्या बनेगा? कौन कौन से फैक्टर्स टीचर जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? नेक्स्ट रूल, आपका क्वेश्चन पूरी स्टडी को गाइड करना चाहिए। एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन जीपीएस जैसा होता है, ये एग्जैक्टली बता देता है कि आपको कहाँ जाना है। और एक बात, आपके रिसर्च क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो है सॉलिड थ्योरी पर बेस्ड हो, किसी के राइट्स को वायलेट ना करे, प्रैक्टिकल या थियोरिटिकल वैल्यू दे, नई रिसर्च को लीड करें, आपके रिसोर्सेस और टाइम में डुएबल हो, फील्ड में नॉलेज एडवांस करें। ये नाइस टू हैव्स नहीं है, मस्ट हैव्स है। ठीक है, ये सब करते ही क्यों है? आप सोच रहे होंगे ये सब कॉम्प्लेक्सिटी क्यों, सीधा रिसर्च स्टार्ट कर देना है। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये रिसर्च को डुएबल बनाना। अगर क्लियर क्वेश्चन नहीं है तो आप खो जाओगे किसी बीच में, प्रोसेस के बीच में। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है नए थ्योरीज डेवलप करने में मदद और रिलेशनशिप समझने में। थर्ड ऑब्जेक्टिव है आपका बायस दूर करना। एक क्लियर क्वेश्चन से आप फैक्ट्स पे फोकस रहोगे, फीलिंग्स पे नहीं। ऑब्जेक्टिव 4, आपकी पूरी रिसर्च डिजाइन डिसाइड होना, मेथोडोलॉजी, सैंपल साइज, एनालिसिस मेथड्स, सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। बेसिकली अच्छे रिसर्च क्वेश्चंस रिसर्च का डीएनए होता है, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं जो आगे आता है। और किसी भी रिसर्च से पहले आप अपने से पूछ लो, क्या ये प्रॉब्लम रिसर्चेबल है, क्या ये न्यू है, एग्जैक्टली इसी तरह पहले नहीं किया गया है, क्या ये सिग्निफिकेंट है, क्या इसमें फील्ड को डिफरेंस पड़ेगा, क्या ये फिजिबल है, मैं एक्चुअली ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। अगर सबको हाँ बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम को फिर से काम करना पड़ेगा। तो बस यही था फ्रेंड्स, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च क्वेश्चंस। शायद ग्लैमरस नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली एसेंशियल फाउंडेशन किसी भी रिसर्च का। याद रखो, एक वेल चोजन वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम हाफ द बैटल विन कर देता है, बाकी हाफ एक्चुअल रिसर्च होता है। अगर आप इग्नो असाइनमेंट्स पर काम कर रहे हो या अपना डिसर्टेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे होप है कि ये वीडियो में मैंने जितने भी चीज़ें बोली है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर बना दिया होगा। कमेंट करो और बताओ आप कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो, मुझे सुनना पसंद आएगा, मुझे ऐसे लोगों से कनेक्ट करना पसंद है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आप मिस ना करो नेक्स्ट वीडियोस। और जाओ रिसर्च करो, क्वेश्चंस पूछते रहो और खुद को डेवलप करते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, आपका इग्नू के एग्जाम्स हो, या फिर आपके मास्टर्स के या फिर बीएड के सेमेस्टर से क्यों ना हो। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस। ऑल्सो अगर अभी तक आपने रिसर्च का, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, अप्रोचेस और डिज़ाइंस के बारे में बात की है, और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में एक सेपरेट सा वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो देख लो। MES 011 MES 012 का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है। अगर आप 3-4 घंटे भी बैठोगे ना तो आपका एक पेपर तो हो ही जाएगा, MES 012 भी आराम से हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस हैं, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि सारे वीडियोस 15 मिनट्स के अंदर ही करो, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा बोरिंग ना हो। ठीक है, तो वो वीडियोस पहले देख लो और रिसर्च साथ ही साथ करते रहो। ऑल्सो MES 012 का जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, बट बहुत ही जल्द वो वीडियो आ रहा है। मैं अभी उसके ऊपर काम कर रही हूँ, और जितने जल्दी रिसर्च का भी खत्म होगा तो रिसर्च का भी वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा चैनल पे। टिल देन स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।